नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल और बिहार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दोनों ही राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगातें दी, तो राजनीतिक विपक्षियों विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर सवाल खड़े किए, तो बिहार में जंगल राज के समय हुई बदहाली को लेकर लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में, खास करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, टीएमसी राज में महिलाओं के साथ अत्याचार, संदेश खाली की घटना से पूरा देश शर्मसार। गुनहगारों को बचा रही है राज्य सरकार। पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री को सुनाई आप बीती। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो में किया सफर। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार। लालटेन राज में एक ही परिवार हुआ समृद्ध। प्रधानमंत्री ने बेतिया में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 94 प्रख्यात कलाकारों को 2022 और 2023 के लिए प्रदान किए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी किया सम्मानित। दक्षिण कोरिया में 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, तकनीक और व्यापार पर हुई बात। हिंद प्रशांत सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर हुआ विचार विमर्श। भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी पहल। अब खेलो इंडिया के पदक विजेता भी होंगे सरकारी नौकरी के पात्र। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल पहुंचे तो ममता सरकार के खिलाफ एक बार फिर से उन्होंने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने का टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया, तो ममता बनर्जी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के नेता बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जबकि महिलाओं की शक्ति अब टीएमसी के अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई है। देश की नारी शक्ति को नमन करने के लिए पश्चिम बंगाल के बारासात में विशाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के इस कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। पीएम का संबोधन सुनने के लिए देश के अनेक हिस्सों की लाखों महिलाएं भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने संदेश खाली को लेकर राज्य की ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। पीएम ने कहा कि ममता सरकार के व्यवहार से महिलाएं आक्रोश में हैं। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है।
प्रधानमंत्री ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बिना पीएम के परिवार को लेकर की गई आपत्तिजनक बयानबाजी पर जोरदार कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। पीएम ने अपने जीवन से जुड़ा अनुभव बताते हुए कहा कि जब वो घर से झोला लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, तब भले ही उनकी जेब में एक पैसा नहीं था, फिर भी देश की माताओं, बहनों और गरीबों ने उन्हें एक भी दिन भूखा नहीं सोने दिया। देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। बारासात में प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद भव्य हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ आया। लोगों ने पीएम के काफिले पर फूल भी बरसाए। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आज हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इनमें मेट्रो सेवाओं और नमो भारत ट्रेन के रूट्स के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो की कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर एक ऐतिहासिक मेट्रो सेवा का भी उपहार दिया। ये दरअसल देश की किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। वहीं हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। प्रधानमंत्री ने इसी समारोह में कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड, तारातला माजेरहाट मेट्रो खंड, रूबी हॉल क्लिनिक से रामबाड़ी खंड तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो रेल चरण विस्तार परियोजना, ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दुहाई मोदी नगर खंड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवाड़ मेट्रो निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखी। मेट्रो रेल के ये सभी खंड सड़क यातायात को कम करने और निर्बाध, आसान तथा आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने भाजपा सरकार में हुए कोलकाता मेट्रो के विस्तार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोलकाता की मेट्रो भाजपा सरकार के काम की रफ्तार की गवाह है। कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर ट्रेन की यात्रा भी की। इस दौरान पीएम के साथ स्कूली छात्र भी थे। प्रधानमंत्री ने इन बच्चों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो निर्माण से जुड़े लोगों से भी संवाद किया और उनके योगदान की सराहना की। कोलकाता मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम देखा गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उत्साह से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए सभी का आभार जताया।
तो बंगाल के बाद पीएम मोदी आज जब बिहार पहुंचे तो राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगात दी, तो राजद और कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद की सरकार के जंगल राज पर हमला बोलते हुए उस समय के भ्रष्टाचार को गिनाया और नौकरी के बदले जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर फिर से हमला बोला और कहा कि पूरा भारत उनका परिवार है। विकास के पथ पर बिहार को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं की एक और सौगात दी। पीएम ने बेतिया में लगभग 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इससे खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। इससे उत्तर बिहार के कई जिलों को लाभ होगा। पीएम ने डबल इंजन सरकार में बिहार के विकास की नई रफ्तार को सराहा। राज्य के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलने का जिक्र करते हुए पीएम ने जंगल राज के दौर की याद दिलाई, जब युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता था। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। पीएम ने कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर पटना में 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा में आसानी होगी, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुलेंगे। परिवारवादी राजनीति पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इसमें केवल एक ही परिवार का भला हुआ। पीएम ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बिना ही परिवार को लेकर उनके बयान पर कड़ा प्रहार किया। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू जेपी लोहिया बाबा साहब आम्बेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। पीएम ने विभिन्न रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेल मार्गों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से जुड़ी अहम परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने देश के तेज विकास के लिए एनडीए के 400 पार का नारा दोहराया। पीएम ने कहा कि चुनाव में अपनी हार तय देखकर बौखलाए इंडी गठबंधन वाले भगवान राम और राम मंदिर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी हैं जिन्होंने दशकों तक राम लला को टेंट में रखा। यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। आज भारत अपनी विरासत, अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है, तो इन लोगों को इसकी भी परेशानी हो रही है। पीएम के संबोधन में परिवारवादी राजनीति को लेकर इंडी गठबंधन निशाने पर रहा। साथ ही पीएम ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता मजबूती से दोहराई। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल और बिहार में थे तो विकास को रफ्तार दी, तो साथ ही साथ विपक्षियों पर जमकर वार भी किया। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष। पीएम ने महिला अत्याचार, परिवारवाद पर साधा निशाना, और ये अपने आप में निश्चित तौर से बंगाल और बिहार की जमीन से उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पे जमकर हमला बोला। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मानव जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता टीएमसी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा के। डॉक्टर सूरज मंडल हैं, राजद के समर्थक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी हमारे साथ हैं। आप चारों का स्वागत है। मानव जायसवाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि संदेश खाली के सबसे बड़े गुनहगार शाहजहां शेख को लेकर जिस प्रकार की पूरी खबरें बाहर आई हैं, महिलाओं ने अपने साथ जो कुछ हुआ उसको गिनाया है, उसके बाद में क्यों टीएमसी उस आरोपी के साथ में खड़ी नजर आ रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक बचाने के लिए पहुंचती दिखाई पड़ रही है? पहले तो आपके माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। बड़ी विडंबना है, पहले तो सीबीआई ईडी शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर पाती है। उनके पता नहीं उनको कौन से हाथ बंधे रहते हैं, भगवान जाने। लेकिन जब उनको अरेस्ट कर लेते हैं, हम जनता के साथ, हम हमारे माताओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उससे हम उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, उनको राहत दिलाना चाहते हैं, और जो गुनहगार है उनको सजा दिलाना चाहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जी, तो इनको तकलीफ हो रही है। एक तरफ आप मुझे बताइए सर, पहले तो इनके बहुत सारे प्रवक्ता है टीवी पे बोलते थे कि भैया ईडी और सीबीआई जाके अरेस्ट नहीं कर पाती है, उनका तो ये काम नहीं है, मामूली लोगों को नहीं पकड़ती, उनके लिए स्पेशल केसेस होते हैं। हमको जिस दिन ऑर्डर मिला हाईकोर्ट से, जिस दिन हाईकोर्ट ने हमको बोला आपके पास कोई भी आपको रोकेगा नहीं, आप अरेस्ट करिए, 72 घंटे में हमने अरेस्ट करें। मानव जी, लेकिन वही हाईकोर्ट कहता है जी, मानव जी वही हाईकोर्ट कहता है कि बंगाल पुलिस पे संदेह एक तरीके से दिखाता है, इस वजह से वो आज और बीते कल दोनों दिन लगातार टाइमलाइन के साथ कहता है कि साहब सीबीआई को सौंपिए। ये राज्य सरकार के रसूख पे सवाल खड़ा करता है। जी, राज्य सरकार के रसूख पे सवाल नहीं खड़ा करता। जुडिशरी पे जिस तरीके से अभिजीत गांगुली जैसे लोग बैठे रहते हैं और उनको कोई कूलिंग पीरियड भी नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ने की इतनी लालसा है, इतनी उत्तेजना है कि भैया उन्होंने बैठे बैठे ऑर्डर दे दी कि भाई सीबीआई को केस दे दो, और विद इन नो टाइम आप ठीक है, आप जुडिशरी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी ठीक है, अभिजीत गांगुली अभिजीत गांगुली जो नेता आज भाजपा के हो गए हैं। नहीं, हाईकोर्ट ने आज भी कहा ना कि 4:15 तक सौंप दीजिए, तो वो अभिजीत गांगुली जी ने नहीं कहा ना, तो इसलिए आप जुडिशरी पर भी सवाल खड़ा कर। मैं आता हूं सर आपके पास, राकेश त्रिपाठी जी, एजेंसियों को लेकर लगातार दुरुपयोग का आरोप लगता रहता है, क्योंकि बीजेपी को लेकर। आता हूं मानव जी, आता हूं आपके पास में राकेश जी, क्योंकि यह आरोप लगातार लगता है कि दुरुपयोग को लेकर, लेकिन एक बड़ा मसला मुद्दा लगातार बंगाल में संदेश खाली को लेकर बीजेपी प्रधानमंत्री बना रहे हैं। राकेश जी, देखिए, संदेश खाली को लेकर के जो भी तथ्य हैं वो तथ्य रूह कपा देने वाले हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के प्रति इतनी बड़ी अत्याचार की घटनाएं, और ममता सरकार चुप्पी साध करके न केवल बैठी हुई थी बल्कि अपराधी को बचाने का काम कर रही। और आज जब कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के निर्देश पर हो रही है, कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को सौंपा जा रहा है, तो ये कोर्ट पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। सच ये है कि हर संभव प्रयास किया है टीएमसी ने कि कैसे शाहजहां शेख को बचाया जा सके। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले ऐसे पापी दुराचारी को बचाने का जो पाप ये कर रहे हैं। याद करिए वो दिन जब पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की सरकार हुआ करती थी और वामपंथी सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा हुआ करती थी, ऐसे ही अत्याचार की घटना होती थी। यही ममता बनर्जी सड़कों पर लड़ाई लड़ा करती थी, लेकिन आखिरकार क्या परिस्थितियां बन गई कि यही ममता बनर्जी आज ऐसे अत्याचारियों का केवल मजहबी तुष्टीकरण के लिए आज उनका समर्थन करने का काम कर रही है। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इतना बड़ी संख्या में अत्याचार हो, इस तरह की पीड़ा व्यक्त करनी पड़े, मुझे लगता है पूरा देश शर्मसार हुआ है। लेकिन संदेश खाली के मूल मसले पर आज तमाम लोगों ने आ रहा हूं मानव जी, आ रहा हूं आपके पास जी, आ रहा हूं मानव जी आपके पास में। हमारे साथ में डॉक्टर सूरज मंडल जी भी हैं, राजद के समर्थक। डॉक्टर मंडल, क्योंकि सवाल यह भी है कि बिहार से एक ऐसा मंच से एक बात निकली, लालू प्रसाद यादव ने बोला परिवारवाद को लेकर एक निजी हमला प्रधानमंत्री मोदी पे। आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी से एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल हो गया, जो सिर्फ राजद ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के लिए अब गले की फांस बनता दिखाई पड़ रहा है? डॉक्टर मंडल देखिए जी, जो लालू जी ने भाषण दिया और वहां पर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई है, लालू जी एक बहुत मास्टर कम्युनिकेटर, जो उनके वोटर्स को मैसेज देना था वो दे दी, और उसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी, और वो तमाम लोग कहने लगे कि हम भी परिवार है, हम भी परिवार है जी। ये ब्रिजमोहन सिंह भी कह रहे हैं परिवार है, नीरव मोदी भी कह रहे हैं हम भी परिवार है। तो सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ गोल की नहीं बात जी, बात है कि इस देश में परिवारवाद जो है उसके सारे जो
जिन पर टारगेट्स हुआ करता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सब तो भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं के जो पुत्र और पुत्रियां जो भी हैं, उनको जहां जहां प्लेस किया गया है, चाहे अमित शाह जी के बेटे हो, चाहे डॉक्टर मंडल, लेकिन ये निजी हमला जो जिन शब्दों का चयन उन्होंने किया था, वो आपको नहीं लगता कि एक स्तरहीन राजनीति को दिखाता है? उससे किसी को भी बचने की जरूरत है जो लालू जी ने इस्तेमाल किया। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई भी ऐसा शब्द ना आपके चैनल पर और न ही पब्लिक अटरेंस में, न नेता को और न ही उनके प्रतिनिधि या जो प्रवक्ता है उनको बोलना चाहिए। ये किसी भी तरह से कोई भी ऐसी बात जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाए, वो किसी भी हालत में उसको हम लोग सही नहीं कर सकते। ठीक है, कम से कम ये मेरा एक निवेदन कि इस देश में एक बड़ा परिवार है, प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी महिलाओं के अत्याचार की बात हो रही है, अभी मणिपुर में जो हुआ, या जो उत्तर प्रदेश में 3 बच्चियों को मार के लटका दिया गया है, या किसान जो सड़कों पे है, बेरोजगार जो है, ये सभी तो आपके परिवार है। बिल्कुल, और उस परिवार की चिंता करनी चाहिए। मसला यही कि ये मसले आपको उठाने चाहिए, लेकिन निजी हमला करने से आपने गोलपोस्ट चेंज करने का काम किया, ये राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। नीलू रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं। नीलू रंजन जी, आपको लगता है कि बंगाल और बिहार के दौरे में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और महिला अपराध को लेकर एक सीधे तौर पर एक तरीके से निशाना साधा है, आपको लगता है कि एक बड़े मसले और मुद्दे होने वाले आने वाले चुनाव को लेकर भी? नीलू रंजन जी। हाँ, निश्चित रूप से ये आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, कहें अपनी बात। हाँ, निश्चित रूप से ये बड़े मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री को आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। लाल किले के प्राचीर से वो बोल चुके हैं और 2 साल पहले से बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद इस देश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। युवाओं के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा यही है और किसी के लिए, किसी युवा को अवसर नहीं देता है जी। और जहां तक परिवारवाद की बात रही, जो कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता में जो परिवार के लोग जो हैं वो, उनको भी टिकट मिल रहा है, वो भी आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लोकसभा में बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये जो राजनाथ सिंह का नाम लिया था, अमित शाह का नाम लिया था, कि इनके बच्चे कहीं हो सकते हैं। अगर किसी परिवार के 2-4 बच्चे अच्छा राजनीति में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन इनकी कोई पार्टी नहीं है, इनकी निजी पार्टी नहीं है, घर की पार्टी नहीं है। उस पार्टी में सिर्फ एक ही परिवार के लोग महत्वपूर्ण पद पे हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने डिस्टिंक्शन कर दिया था, साफ साफ अंतर कर दिया था। इसीलिए जब परिवारवाद पे मोदी हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को वो जुड़ती है उससे कि सचमुच में, और अमित शाह तो बार बार 7 परिवारों का नाम गिना रहे हैं कि ये जो विपक्ष में गठबंधन, विपक्षी गठबंधन है वो 7 परिवारों का विपक्षी गठबंधन है। और कौन से परिवार का उद्देश्य क्या है, किसके बच्चे को बनना है मुख्यमंत्री, किसकी बेटी को बनना है मुख्यमंत्री, किसको बेटे को प्रधानमंत्री बनना है, वो तो बिल्कुल क्लियर है उसमें। ठीक है, ये अपने आप में एक लाइन खिंचती दिखाई पड़ती है जी। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और मानव जायसवाल जी, मानव जी, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है कि बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार को लेकर कई गंभीर आरोप हैं और ऐसे में तुष्टीकरण को लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना और संदेश खाली ऐसे मसले पर जाकर महिलाओं के साथ ना खड़े होकर, एक महिला होने के बाद भी इस प्रकार की राजनीतिक विरोध को आप ले जाना, आपको लगता है कि कम से कम ये सब चीजों से परे हटके न्याय के लिए खड़े होने की जरूरत है? मां माटी मानुष की बात करके परिवर्तन के लिए ममता दीदी आई थी। ये जो आपके जो प्रश्न है जी प्रताप सिंह जी, ये टीएमसी के लिए है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। ममता बनर्जी के लिए जी। एक लौती मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में, ममता नाम से नहीं ममत्व का निर्वाह किया है। क्राइम होने के बाद जिन्होंने कैंप खोले, जिन्होंने माताओं के घर जाके लोगों से बातें करने की कोशिश करी, हमारी महिला टीम गई, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम गई, लोगों ने मन खोल के कंप्लेंट दर्ज कराए। वामपंथियों के समय से लेके मोदी जी के आवास योजना, खोखले आवास योजना के पैसों को लेके, इनके मनरेगा के पैसे के लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले प्रचार तंत्र से, उसके बाद इन्होंने हमको कंप्लेन करा जमीन ग्रैबिंग की, हमने जमीन वापस कर दी, वहां माताएं खुश हैं। आज इनके पास मुद्दा नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? ये तो मोदी जी कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है। 6 दिन में 3 बार पर्यटन मंत्री बन के आ गए बंगाल में। कहे 42 सीटें हैं ना। मणिपुर कितनी बार गए जी? अरे छोड़ दिए जाने का। इनके अपने भाजपा के एमएलए लोग इनसे मिलने पहुंचे इनके दरवाजे,
मोदी जी के पैर पकड़ने पहुंचे कि हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। मोदी जी अमेरिका भाग गए। मानव जी, आप मणिपुर का मसला उठाते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर कुछ भी नहीं कुछ अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल वो सही है, लेकिन आप जब बंगाल की बात आती है तो आप उस पर बच के निकलने की बात करते हैं राकेश जी, क्योंकि समय की सीमा। मैंने उदाहरण देकर के कहा ना जी, जब ममता के द्वारा संरक्षित किया गया अपराध होता था तो यही ममता बनर्जी धरने पर बैठती थी, संघर्ष करती थी। हमने उस ममता बनर्जी को देखा है, लेकिन वही ममता बनर्जी आज वोट बैंक के पॉलिटिक्स में इस तरह से डूब जाएंगी कि वो मजहबी तुष्टीकरण के लिए संदेश खाली से संदेश ये चला जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। वो महिलाओं के खिलाफ इतने बड़े गुनाह होते हुए लगातार देखती रही। ये कोई एक दिन का गुनाह नहीं है, कोई एक के साथ हुई घटना नहीं है। लगातार कितनी महिलाओं के साथ इस तरह की पीड़ाजनक घटनाएं हुई और ममता जी मौन रही है। ममता जी केवल मौन ही नहीं रही बल्कि उनको बचाने का प्रयास करती रही। इसके संदेश को देश ने देखा है, पूरा देश देख रहा है कि ममता जी किसके साथ खड़ी है। और अब भी मैं कह रहा हूं समय है, अब भी समय है, अब भी आप अपने करतूतों से बाज आ जाइए। 2024 के चुनाव में तो इसका परिणाम आप भुगतेंगे ही। जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होगा ना तो भी जनता इसका हिसाब करने का काम करेगी कि ममता जी की ममता ये शाहजहां शेख पर इतना क्यों बरस रही थी, ये भ्रष्टाचारियों पर क्यों बरस रही है। और ये परिवारवाद आज ममता जी ने भी शुरू कर दिया है। ये अभिषेक बनर्जी के लिए किसी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। ये परिवारवादी राजनीतिक दलों ने मुझे आपत्ति है। आ रहा हूं मानव जी, आ रहा हूं आपके पास जी। अपराधियों का प्रोत्साहन करने का काम किया है, इन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। अपराधियों को बचा करके ये अपनी तिजोरियां भरने की प्रवृत्ति ममता जी से अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि ममता जी संघर्षों से उपजी नेता थी, लेकिन आज संघर्ष छोड़ करके ऐसे अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही। बिल्कुल, ममता जी के संघर्ष को उनके राजनीतिक विरोधी भी उसको अप्रिशिएट करते। मानव जी, मैं आता हूं हमारे सूरज मंडल जी भी हमारे साथ मौजूद। सूरज जी, आपको लगता है कि आरजेडी के साथ एक बड़ा बैगेज ऐसा है पिछले सरकारों का, जिसको लेकर हर बार के चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती आती है, और मौजूदा समय में भी आज जब बिहार की जमीन पे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जो जंगल राज का जिक्र करके सीधे तौर पर उस वक्त की याद दिला दी कि किस प्रकार से पलायन बदहाली की स्थिति हुआ करती थी, और विकास अपना गिनाया उन्होंने आज। डॉक्टर मंडल, देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे थे वो पूरे के पूरे उसके जिम्मेदार पिछले 10 वर्षों में आपको पता है कि बेरोजगारों की संख्या की गिनती बंद कर दी गई। इस देश में भीषण जो बेरोजगारी है उसके सीधे सीधे जिम्मेदार इस सरकार है, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, कल सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खुलासे को स्टेट बैंक ने मना कर दिया कि चुनाव के पहले हम नहीं देंगे, तो इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है और परिवार, यहाँ एक तरफ संघ परिवार, एक तरफ अडानी जी का परिवार, पूरा का पूरा देश का संसाधन इन्हीं दोनों हाथों में। तो परिवारवाद तो असल तो वो वहां हो रहा, और इसका जिक्र कहीं हो नहीं रहा। तो ये जनता को पता मालूम होना चाहिए कि किस हद तक इस देश में जो तमाम बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार है उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार। ठीक है नीलू रंजन जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। नीलू रंजन जी, सवाल यह कि जो कुछ भी देश में गलत है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नगण्य हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सूरज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सूरज जी, अभी आपने अपनी बात रखी, अभी नीलू जी को अपनी बात करने दीजिए। देखिए, जो संदेश खाली की घटना अभी सामने उभर के आई है, औरतों ने जो आरोप लगाए हैं, उसके पहले जो शाहजहां शेख है उनके खिलाफ आरोप क्या है? ईडी किस मामले में गई थी उनसे पूछताछ करने? उनके घर पे क्यों गई थी सर्च करने? गरीबों का जो राशन जा रहा था उस राशन के बंटवारे में घोटाले का आरोप था। और जब शाहजहां शेख वहां से भाग गए, वो जब पुलिस का वहां पहरा हुआ और जब जांच की बात आई, जब वो गायब हुए, तब वो महिलाएं हिम्मत करके सामने आ चुकी है, जो बता रही हैं कि दशकों से उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनकी जमीनें हड़पी गई हैं। तो ये तो है ना। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि भाई हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ है, ममता बनर्जी के खिलाफ फैसले दे रही है, कर रही है, लेकिन 55 करोड़ रुपए अगर कैश मिल रहे हैं, अगर ये साफ साबित हो रहा है कि जो नौकरियां शिक्षक जो बनाए गए वो फर्जी तरीके से बनाए गए, बाकी सारी सबूत सामने आ रहे हैं, तो ये तो कोई केंद्र की सरकार और कोई सीबीआई जाके नहीं रख रही है ना, ये तो वहीं की जनता देख रही है कि किनके घरों से निकल रहे हैं पैसे। बिल्कुल, और बंगाल से लेकर बिहार तक कितने दलों के नेताओं के पास में नोटों के बंडल मिले हैं, ये सबने देखा, ये पब्लिक डोमेन में। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मानव जी आपका, सूरज मंडल जी आपका, राकेश जी आपका और नीलू रंजन जी आपका, आप चारों का शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हाय। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप है। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है, NEP ने जिसे सजाया है, अपने कौशल को फैलाया है, नए रोजगार को पाया है, अमृत काल की ये आंधी है, मोदी सरकार की गारंटी है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। So secure the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। संदेश खाली के गुनहगार शेख शाहजहां को ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देर सवेर ही सही कानून के हाथों शेख बच नहीं पाया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कल और आज दोनों दिन शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, लेकिन ममता सरकार अंतिम समय तक अड़ंगे लगाती नजर आई। तमाम दांवपेच के बाद आखिरकार बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। इस पूरे मुद्दे पर ममता सरकार एक बार फिर से कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कटघरे में खड़ी दिखाई दी। संदेश खाली घटना के आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई की गिरफ्त से बचाने की ममता सरकार की हर कोशिश नाकाम हो गई। आखिरकार पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया। इससे पहले ममता सरकार ने शेख शाहजहां को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी ममता सरकार के हाथ निराशा ही लगी। ममता सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तुरंत कार्रवाई की अपील करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ममता बनर्जी पर राज्य की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर चुप रहने के लिए जमकर हमला बोला, जबकि भाजपा ने ममता सरकार पर बेटी बचाओ आंदोलन की जगह शाहजहां बचाओ आंदोलन चलाने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष भी संदेश खाली हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। हमारे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं बीजेपी के, कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को नॉर्मली अपना काम करने देते हैं, बट दिस इज अ सिचुएशन वेयर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट
is reinforcing the public perception के वहां पे total breakdown है. I have not heard any statement from the so-called opposition parties. This kind of an incident should have been condemned in the strongest terms. पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अपराधी को बचाने के लिए क्यों इतनी उतावली हैं? हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है. संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती भी सुनाई. आश्वासन दिया है, हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से. उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए. हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है. बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है. अब अत्याचार कुछ भी होगा तो हम तो बोला है सर हम अत्याचार होंगे तो दोबारा से भी आंदोलन करेंगे. हमारा आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलेंगे. सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद 3 एफआईआर दर्ज की. एक एफआईआर टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां के खिलाफ है और 2 एफआईआर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ. गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जनता का गुस्सा, शेख शाहजहां के विरोध में महिलाओं के लगातार प्रदर्शन, हाईकोर्ट द्वारा टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की झूठी न्यायिक रोक पर कोर्ट के फैसले के बाद 55 दिन तक फरार रहने के बाद शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया था. ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा. उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं. अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए. मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद. लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है. रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी. एनपीएस जरूरी है. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए. गोल्डी मसाले. ड्रीम कार है मेरी. म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले. तो पैसे नहीं यार मेरे पास. देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर. जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम. ये तो सही है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं. वाह पापा, बधाई हो. बेटा बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया. हाँ पापा, सैचुरेशन का जमाना है अब. सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है, अब छात्रवृत्ति पाता है. डीबीटी ने अन्याय से बचाया है, शोषित को सम्मान दिलाया है. सैचुरेशन ने हौसला बढ़ाया है, अंत्योदय का प्रकाश फैलाया है. वंचित वर्ग के साथी है, मोदी सरकार की गारंटी है. मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देती, मैं उनका फैन हूं. मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है. तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस.
घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद अब खबर रक्षा तैयारियों से जुड़ी हुई। लक्षद्वीप में आज से नौसेना को एक नया बेस मिल गया है, जहां से नौसेना अपने परिचालन गतिविधियों को और ज्यादा तेजी से बढ़ा पाएगी। INS जटायु नाम के इस बेस को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर शुरू किया गया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख और लक्षद्वीप के प्रशासक भी मौजूद रहे। लक्षद्वीप में भारत का ये दूसरा नौसेना का बेस होगा, जो भारत की इस पूरे इलाके में रणनीतिक मौजूदगी को बढ़ाएगा। नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु बेस की शुरुआत की। ये द्वीप विशेष रूप से सामुद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही अहम है। ये समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत और दमखम का परिचायक है। कमीशनिंग समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए। नौसेना प्रमुख ने कहा कि INS जटायु की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है। नौसेना का कैपेबिलिटी काफ़ी अभी इंक्रीज हुआ है। 2 कैरियर एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। उससे क्या है, जितना कॉम्बैट पावर हम जनरेट कर सकते हैं बाय इन टर्म्स ऑफ एविएशन एंड इन टर्म्स ऑफ द रीच और द एबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर प्रोजेक्शन एंड seek control over a specific area using the assets that we have is what हम लोग जो दिखाना चाहते थे। नौसेना प्रमुख ने इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार से जुड़े खतरों और नौसेना की इस क्षेत्र में भूमिका पर भी प्रकाश डाला। ये INS जटायु का नाम भी एक बहुत ही हिस्टोरिकल नाम है। इसको कमीशन करने से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। वहाँ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग अप, ये दोनों के लिए फायदा रहेगा। हम देख रहे हैं अभी वहाँ एयर स्टेशन होगा, रडार स्टेशन होगा, फिर बाद में एयरफील्ड भी बनेगा, ताकि वहाँ से हम नजर रख सकते हैं कि वहाँ से मैक्सिमम मर्चेंट शिप्स और ट्रैफिक जो है वहां से जाती है। अरब सागर में चल रहे 3 दिवसीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के बीच INS जटायु की कमीशनिंग से नौसेना की ताकत बढ़ेगी और जमीन से संपर्क सरल और सहज हो जाएगा। वहीं पश्चिमी अरब सागर में परिचालन संबंधी पहुंच बढ़ेगी। समुद्री लुटेरों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में ये बेस अहम रोल निभाएगा। इस बेस की शुरुआत मोदी सरकार की सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बढ़ाने की नीति का अहम हिस्सा है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से अक्षय डोगरे की रिपोर्ट, DD न्यूज। और किस प्रकार से INS जटायु एक तरीके से भारत की रणनीतिक पहल को आगे मजबूत करेगा, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक बंसल जी, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन का और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आलोक जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। INS जटायु क्या है, किस तरीके से इसकी मौजूदगी भारत को लक्षद्वीप और उसके पूरे इलाके में एक रणनीतिक बढ़त देती नजर आएगी? देखिए, पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए कि INS जटायु जो है मिनिकॉय द्वीप में बनाया गया है। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसका दक्षिणतम द्वीप है और ये अन्य द्वीपों से कुछ दूरी पर है। ये जो मिनिकॉय द्वीप है इसके दोनों तरफ नेविगेबल चैनल्स हैं, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है वो उसके उत्तर में है और 8 डिग्री चैनल इसके दक्षिण में है। तो दोनों तरफ से मर्चेंट शिप्स का एक काफी बड़ा जो दुनिया की शिपिंग है वो यहाँ से जाती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 19वीं शताब्दी में यहाँ पे एक लाइट हाउस बनाया गया था मिनिकॉय द्वीप में। अब इस नेवल स्टैब्लिशमेंट के बनने के बाद यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट हो सकते हैं, यहाँ पे रेडार स्टेशन होगा, जिससे कि जो इस क्षेत्र के पास से जो शिपिंग निकल रही है उसके ऊपर नजर रखी जाए। और साथ ही साथ इससे जो भारतीय नौसेना है उसकी जो पहुंच है वो यहां से काफी दूर बढ़ेगी। और जैसा कि आज नौसेना अध्यक्ष ने बोला, आगे चलकर यहाँ पे हवाई पट्टी भी बन रही है, तो उससे और ज्यादा रीच पहले। जी बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप या इसका पूरा जो कोस्टल बेल्ट है ये समुद्री मार्ग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और रणनीतिक लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारी नौसेना को वहां की तमाम गतिविधियों की निगरानी से लेकर अपनी सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिहाज से भी एक बढ़त मिलेगी यहां से। बिल्कुल, लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना ने पहले ही एक नौसेना बेस INS द्वीप रक्षक बनाया हुआ है जो कवरत्ती में है और ये 2 है। तो इसके साथ ही जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो कि भारत की पश्चिमी तट से काफी दूर है,
उससे भारतीय नौसेना की जो पहुंच है वो और ज्यादा दूर पहुंचती। और हमें समझना चाहिए कि जो मिनिकॉय द्वीप है ये करीब मालदीव्स की उत्तरी सीमा से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो मालदीव्स के उत्तर है वहां से बहुत पास है। और साथ ही साथ हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि कुछ जो समुद्री दस्यु थे, जो पायरेसी के जो इंसिडेंट्स थे, वो मालदीव्स के आसपास भी हो रहे थे। तो कवरत्ती में नेवल बेस बनने के बाद हमारी जो पहुंच है ये और ज्यादा फैलेगी। हो सकता है कालांतर में यहाँ पे जेट्टीज बन जाएं जिसमें छोटे छोटे युद्धपोत जा सकें, और फिर उससे और ज्यादा हमारी जो रीच है इस क्षेत्र में बढ़ जाएगी। जो समुद्री जो टोह लेने की जो कैपेसिटी है रडार स्टेशन के कारण, और जो यहाँ के लोग हैं उनमें भी एक सुरक्षा की भावना जागृत होगी। और आगे चलकर जो कवरत्ती का ये जो लक्षद्वीप का विकास होना है, जो सामूहिक विकास जिसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने भी पहले की, और इसको अगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है तो यहाँ पे एक सुरक्षा का माहौल होना चाहिए। वो सारा इसके इस बेसिस के द्वारा जो है जो सुरक्षा का जो माहौल बनेगा उससे आगे चलकर इस क्षेत्र में भी तरक्की होगी, और इस पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास जो होगा उसके लिए काफी बड़ा योगदान देगा। आलोक जी, आपको लगता है कि ये बहुत लंबे समय से रुका हुआ इस प्रकार की जो सोच थी या पहल थी जिसको अब तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है? लक्षद्वीप के आसपास के जो पूरा कोस्टल इलाका है उस पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात हो, उस पे तेज गति से फैसले हो रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी प्रेजेंस है उसको लेकर भी, क्योंकि इलाके में जो समुद्री दस्युओं के माध्यम से जो गतिविधियां होती हैं उससे असुरक्षा के भाव से एक निश्चित तौर से सुरक्षा की एक मौजूदगी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि भारतीय नौसेना का होना अपने आप में विश्वास देता है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप, ये थोड़ा इग्नोर्ड था काफी समय तक। अगर आप देखें लक्षद्वीप और मालदीव्स करीब करीब एक जैसे ही द्वीप है, लेकिन मालदीव्स में आज की तारीख में पर्यटन का एक जमावटा बन गया है। वहां लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, जबकि लक्षद्वीप में जो पहले बिंगारा में एक आइलैंड रिसोर्ट था वो भी शायद बंद हो गया है। तो इसके विकास की आवश्यकता थी, और इसके पीछे एक कारण ये था कि यहाँ एक असुरक्षा की भावना थी। पिछले कुछ समय से जो इसको नेग्लेक्ट था उसके कारण यहाँ पे समुद्री दस्यु, जैसे मैंने बताया कि मालदीव्स के पास तक पहुंच गए थे। अब ये जो नौसेना के बेस बने हैं, इससे नौसेना के जो लोग हैं वो परमानेंटली डिप्लॉयड रहेंगे, उनके परिवार रहेंगे, और इनका जो इंटीग्रेशन है वो भी ज्यादा होगा, और उसके साथ साथ एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी, और जिससे किसी भी गलत गतिविधियां, जो इलीगल एक्टिविटीज हैं जो हो रही थी इसके आसपास, उनके सब पर रोक लगेगी, और यहाँ पूरे इस क्षेत्र का जो मैंने कहा सर्वांगीण विकास होगा। और जटायु नाम भी अपने आप में दिखाता है कि सुरक्षा, निगरानी और निस्वार्थ तरीके से जो भाव है सुरक्षा और रक्षा को लेकर वो भी इसमें है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको इस बात को विस्तार से समझाने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते,
मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। समय पर अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप देश में कई परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स से बनी ये मेट्रो जो विशाल जैसे कई लोगों की उनके कार्यस्थल तक समय पर पहुंचने में मदद करती है। गांव शहर में उभरती कंपनियां जिनसे सविता जैसे अनेक युवा और युवतियों को रोजगार मिलता है। हर जिले में बने आधुनिक स्कूल जिससे सुनीता जैसे कई बच्चे चांद पर पहुंचने का सपना देखते हैं। देश की प्रगति को गति देना आपके ही हाथों में है, क्योंकि बनेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 तक जमा करें, जिससे आप भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक व जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का महत्व समझे एवं उसका संरक्षण भी करें। साथ ही लोगों में समरसता एवं भाईचारों की भावना का निर्माण करना, हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना तथा महिलाओं की गरिमा पर आघात करने वाली कुप्रथाओं को समाप्त करने भी नागरिकों के मूल कर्तव्य है। इस प्रकार संगीत नाटक अकादमी की गतिविधियां देशवासियों के संवैधानिक कर्तव्यों से भी जुड़े हुए हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संगीत नाटक अकादमी देश के विभिन्न हिस्सों में कला संस्कृति का संरक्षण कर रहा है। यह मात्र 92 कलाकारों का सम्मान नहीं है, बल्कि संपूर्ण कला क्षेत्र की कलाकारों का समाज को सम्मान है। हम सब जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी देश के विभिन्न हिस्सों में कला के प्रोटेक्शन और प्रमोशन में 1952 से निरंतर कार्य कर रहा है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल के रूप में खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने खेल विभाग के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए भर्ती, पदोन्नति और प्रोत्साहन प्रक्रिया के व्यापक सुधार प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक सदा सोच थी कि खेलोगे तो खिलोगे, और खेलो इंडिया अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सोच भी दी और एक प्लेटफॉर्म भी दिया देश के खिलाड़ियों को। लेकिन खेलो इंडिया के जो यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स के खिलाड़ी थे, उनके सर्टिफिकेट और मेडल विनर्स, इनको नौकरी में वो कोई सहयोग नहीं होता था। जैसे नेशनल गेम्स में मिलता था, यहाँ पे नहीं मिलता था। लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बदलाव कर दिया गया है कि खेलो इंडिया के अगर आप मेडल विनर्स होंगे यूथ, यूनिवर्सिटी, विंटर और पैरा गेम्स में से किसी के भी, तो अब आप सरकारी नौकरी में भी भागीदार हो सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक निवेश शिखर सम्मेलन नेक्स्ट 10 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई को 5% से नीचे रखने में सफल रही है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली सरकार के समय ये दहाई अंक में पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक थी, मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर थी और राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण से बाहर था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 दिवसीय दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज गिम्हे शहर के मेयर होंग ताए-योंग से भी मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने एक नई शिकायत पर कोर्ट से केजरीवाल को पूछताछ में सहयोग करने का निर्देश देने की मांग की है। केजरीवाल ने पिछली सुनवाई में दिल्ली के बजट सत्र का हवाला देकर पेश होने में असमर्थता जताई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल नई अर्जी पर सुनवाई होगी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।